हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल यूपीएससी डिकोडेड एंड वेलकम बैक टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इन जस्ट 15 मिनट्स, जहां पे कुछ ही मिनटों में हम जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं और देखते हैं किस तरीके से वो आपके प्रीलिम्स में मदद करेंगे और वो आपके जीएस पेपर्स में मदद करेंगे। Before proceeding further, दोस्तों, don't forget to subscribe to the channel so that you can get a lot of amazing content and at the same time you can save a lot of precious time of yours जो आप बाकी subjects को cover करने में utilize कर सकते हैं। And also don't hesitate to press the like button if you like the sessions, and I'm sure that you are going to like this one as well. Do press the like button as well. तो देखते हैं दोस्तों कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारे काम के हैं आज के न्यूज़पेपर में। सो द फर्स्ट वन इज दिस, which is not important for us because that is related to politics. इस आर्टिकल में बीजेपी को क्रिटिसाइज किया गया है and the ruling dispensation has been criticized, so as such this is not important. This one, circumvention, this is about politics as well, लेकिन हमारे ये काम का है because इसमें GS2 से related important कुछ बातें हैं। दिस इज रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री और इसमें ये बताया गया है दैट द सेंटर हैज अ ड्यूटी नॉट टू बाईपास पॉलिटिकल लीडरशिप इन डीलिंग विद स्टेट्स। तो देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। सो वील्डिंग पावर एट द सेंटर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है सेंट्रल लेवल से पूरे कंट्री को रन करना, प्लस एट द सेम टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट देयर इज दिस बैलेंस ऑफ पावर, division of power between the center as well as the states, and the autonomy of the state governments has to be respected. तो ये जो आर्टिकल है इसको ये जो बात कर रहा है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है कि ऐसे दो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुए हैं जहां पे ऐसा लगता है कि स्टेट्स की ऑटोनॉमी वायलेट हुई है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने 2 वर्चुअल मीटिंग्स की विद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड स्टेट ऑफिशियल्स टू रिव्यू द कोविड-19 सिचुएशन। अब रिव्यू किया कोविड सिचुएशन को, तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है बाय द वे, क्योंकि इस टाइम पे हम सबको कंसर्टेड मैनर में एक्शन लेना चाहिए एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग हैं, पीपल ऑन द ग्राउंड, दे आर डूइंग अ गुड जॉब एंड द कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस इज बीइंग इवैल्यूएटेड एंड मॉनिटर्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। सो यू सी जो IAS ऑफिसर्स हैं अल्टीमेटली they are in the long term under the control of the center government, but for the time being as long as they are deputed in that particular state, वो state government के अंडर में आते हैं। तो डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, बेसिकली सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दिखा रहे हो दैट यू आर जस्ट डीलिंग डायरेक्टली विद द ऑल इंडिया ऑफिसर्स विदाउट कंसल्टिंग द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, विदाउट टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस द स्टेट गवर्नमेंट। तो जहां पे आपकी गवर्नमेंट है, that is the same party which is in center, if it is in the state then it's all right, but अगर let's say वहां पे दूसरी कोई political party है, बिना उसको confidence में लिए हुए, बिना उनसे बात किए हुए डायरेक्टली आप IAS ऑफिसर्स से बात कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात कर रहे हो, दिस इज समथिंग विच एज पर दिस आर्टिकल इज नॉट गुड। और ये आप दिखा सकते हो कि किस तरीके से कि कुछ स्टेट्स ने इस चीज को ऑब्जेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु ने, सो यू सी देयर वाज दिस recent meeting that was done by Union Education Minister with regard to the discussion over national education policy। तो तमिलनाडु ने कोई अपना सेक्रेटरी वहाँ पे अपॉइंट ही नहीं किया, बिकॉज वो मीटिंग में भेजा ही नहीं, बिकॉज हर एक स्टेट से एक सेक्रेटरी आना था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, बट यहाँ पे तमिलनाडु ने बोला दैट वी आर नॉट गोइंग टू सेंड देम, बिकॉज सेंटर कैसे डायरेक्टली IAS ऑफिसर से या जो स्टेट लेवल में जो ऑफिसर है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कैसे सेंटर डील कर रहा है डायरेक्टली विदाउट टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस द स्टेट गवर्नमेंट को। हमको तो कोई पता नहीं है, हमको तो कोई उस चीज़ के बारे में इंटीमेशन नहीं है। दे डोंट वांट आवर फीडबैक एंड डायरेक्टली दे आर डीलिंग विद द ऑफिसर्स एट द ग्राउंड लेवल। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं स्टेट्स को नहीं पसंद आ रही है। सो दिस इज समथिंग यू कैन मेंशन दैट हाउ इट वायलेट्स द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री और it creates tension between the center and the state। so ये आप वहाँ पे mention कर सकते हो, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बट ये ज़रूर आप हाईलाइट कर सकते हो कि किस तरीके से कोविड की सिचुएशन में भी थोड़ा सा टसल हो गई। फॉर एग्जाम्पल यू सी देयर वाज दिस मीटिंग दैट वाज हेल्ड रिसेंटली बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, जहाँ पे वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर ने CM ने बोला कि दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक। So you should know what exactly are the friction points in terms of center state relations, because ये हमेशा
एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, एंड इट विल कंटिन्यू टू बी सो इन द कमिंग ईयर्स. Okay, so let's see what is the next article. So next article is this balancing act. तो बैलेंसिंग एक्ट देख लेते हैं, ये कौन सा बैलेंसिंग एक्ट है. सो बेसिकली बैलेंसिंग एक्ट इज विद रिगार्ड टू द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट. जो इंडिया ने स्टैंड लिया ऑफिशियली, उसको कैसे इंडिया बैलेंस करना चाह रहा है, अच्छा किया कि नहीं किया, तो उस चीज को यहाँ पे एनालाइज किया. एंड द ऑथर हैज बेसिकली क्रिटिसाइज द इंडियन गवर्नमेंट दैट इंडिया को ऐसे बैलेंसिंग एक्ट नहीं करना चाहिए. ओपनली हमको जो पैलेस्टीन कॉज है उसको सपोर्ट करना चाहिए, रादर देन ट्राइंग टू डू दिस टाइट रोप वॉक, जहां पे हम पैलेस्टीन कॉज को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम हम इजराइल को भी ऑफेंड नहीं करना चाहते, बिकॉज इजराइल से बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए हैं. आपको पता है किस तरीके से डिफेंस में इजराइल बहुत बड़ा पार्टनर है इंडिया का, एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ वेपन्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. सो दैट वे India is trying to maintain that balancing act which should not be there. It goes against the very principles of morality and ethics and legality that India has propounded over the years. So India should oppose indiscriminate attacks on Israel and disproportionate bombing on Gaza. तो स्टार्ट करते हैं ये इस बात से कि अभी रिसेंटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो सेशन हुआ था, उसमें इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है. आपको पता है 2021 से इंडिया परमानेंट मेंबर की जो ड्यूरेशन है वो स्टार्ट हो गई है फॉर द नेक्स्ट 2 years. सो इंडिया अटेम्प्टेड दिस डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट बाय रीअफर्मिंग ट्रेडिशनल सपोर्ट टू द पैलेस्टीन कॉज. सो इंडिया का जो ट्रेडिशनल स्टैंड है वो ये है कि देयर शुड बी अ 2 nation थ्योरी, 2 nations होंगे उस लैंड में, और एक पार्ट होगा नेचुरली इसराइल का और दूसरा होगा पैलेस्टीन का. पैलेस्टीन की कैपिटल होगी ईस्ट जेरूसलम, जो अभी इसराइल ने ऑक्यूपाई की हुई है. So this is India's traditional stand, which has been the stand until 2017 और अभी भी है, but थोड़ा सा वहाँ पे changes आ गए. We will see what those changes are. So India expressed concern over the violence in Jerusalem और वो बाकी सब चीज़, that's all right. But यहाँ पे important ये है कि जो ऑथर बोल रहे हैं कि इंडिया को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, एंड जो स्टैंड लिया इंडिया ने, neither it justified and supported the Palestinian cause, nor it was able to go down well with the Israeli side. So Israeli PM Benjamin Netanyahu ne, who has a good rapport with Narendra Modi, thanked 25 countries that he said he stood with Israel, but there was no reference to India. India का कोई reference नहीं दिया that India has in a very strong manner supported Israel, because India ने बोला है कि यूनिलैटरल एक्शन नहीं लो वहाँ पे, और जो एविक्शन प्रोसेस हो रही है जिसके लिए इजराइल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो नहीं करना चाहिए. सो ऑल दोज थिंग्स. सो इजराइल इज नॉट हैप्पी, प्लस वी हैव ऑल्सो नॉट बीन सपोर्टिव ऑफ द ट्रेडिशनल पैलेस्टीनियन कॉज. तो एक ये चीज़ बोली है. दूसरा ये है कि अंटिल 2017 जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स आते थे इजराइल पे और पैलेस्टीन के रिलेशनशिप में, तो हम ये बोला करते थे कि देयर शुड बी 2 nation थियोरी विद कैपिटल इन ईस्ट जेरूसलम. ईस्ट जेरूसलम में कैपिटल होनी चाहिए थी, एंड दिस पोजिशन वी हैव एक्चुअली अबैंडन्ड सिंस 2017. जब हम ये चीज़ एग्जैक्टली नहीं बोलते, वी जस्ट से दैट इट शुड बी between the two parties, whatever peace process is taking place, and there should be reconciliation, there should be peace, and वो बात करनी चाहिए उनको. बट अब हम एग्जैक्टली ये नहीं बोलते कि 2 कंट्रीज होने चाहिए, सॉवरेन कंट्रीज, और पैलेस्टीन की कैपिटल ईस्ट जेरूसलम होनी चाहिए. तो हम कहीं ना कहीं ज़्यादा इसराइल प्रो इसराइल मूव कर गए. दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग, ऑथर इज सेइंग, एंड वी शुड इंश्योर दैट वी डोंट एंड अप एलिनेटिंग अरब वॉइसेस. क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इसराइल को प्रो इसराइल होते दिखेंगे, उसको सपोर्ट करते दिखेंगे, तो जो अरब कंट्रीज हैं दे वुड नॉट बी वेरी हैप्पी विद इंडिया, एंड एज सच इट कैन रियली डैमेज इंडियन इंटरेस्ट इन द गल्फ कंट्रीज. क्योंकि इसराइल तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बट गल्फ कंट्रीज भी इम्पॉर्टेंट है. आपको पता है किस तरीके से इतने सारे इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं, एंड लाइक द लाइवलीहुड्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल आर टाइड अप विद द गल्फ नेशंस. प्लस मॉरल कॉज भी है, जस्टिफिकेशन भी है, लीगल जस्टिफिकेशन भी है. तो वो सारी चीज़ें इंडिया को देखनी चाहिए. सो यू सी मॉरल एंड लीगल पोजिशन, ऑल दोज थिंग्स. सो इंडिया शुड कीप दैट इन माइंड. अगला जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट द फॉल्ट लाइन ऑफ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इट इज showing that we have a very poor health infrastructure in the country, and the public health infrastructure needs to be bolstered so that we don't end up repeating this mistake.
तो इस आर्टिकल में कई सारे फैक्ट्स दिए हैं बाय द वे, एंड आई डू सजेस्ट टू यू टू राइट डाउन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आप फैक्ट्स देख रहे होंगे, यू सी ऑल दीज फैक्ट्स वर्ल्ड बैंक डेटा है, सो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन, फेवरेबल इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के माइंड में. It reveals that India has 85.7 physicians per 100,000 population, right? That is in the case of Pakistan is 98. 98 in the case of Pakistan. Just imagine Pakistan is ahead of us and Sri Lanka is like at 100. Japan is 241. तो वर्ल्ड बैंक का डेटा है, अच्छा डेटा है, आप मेंशन कर सकते हैं. यू कैन नोट इट डाउन. प्लस यू कैन ऑल्सो मेंशन किस तरीके से हमारा लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है. जस्ट 1% of GDP, it has stagnated for years. So this is something you can mention in your GS2. GS2 में health care, health and education is like one of the topics. So that way you can mention the data. Plus you can also mention, दोस्तों अगर अभी health care में let's say इस साल जब मेंस होगा तो क्वेश्चन आता है, you can simply write कि किस तरीके से कोविड पैंडेमिक ने एक्सपोज किया है इस चीज़ को, हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेशली इन सम ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री. फॉर एग्जांपल यू सी दीज स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड ओडिशा, तो काफ़ी पुअर कंडीशन है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की. इंटर स्टेट वेरिएशन बहुत ज़्यादा है. साउथ इंडियन स्टेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, जनरली दे आर अहेड ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स. और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में भी देयर इज स्पेशल वेरिएबिलिटी, मतलब जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा problematic है. For example, all these states that are traditionally known as बीमारू states. तो हमको वो चीज़ स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. प्लस एक और चीज़ करना चाहिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करना चाहिए. जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए. प्लस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो शुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ओन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अबैंडन नहीं कर देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ये अब स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वी आर नॉट गोइंग टू हैंडल. बिकॉज इस तरीके का कोई भी पैंडेमिक होता है तो सेंटर और स्टेट्स को मिल के साथ में आना चाहिए, भले ही हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट. सो यू कैन सी हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन इंडिया. सो it is a responsibility of the state governments. But does it mean that the center does not have any role? Center does have a very very important role, because ultimately जितने भी specialized agencies हैं वो center के अंडर में आती हैं. Center is responsible for coordinating and center is also responsible for the overall affairs in India. So ultimately it is the central government's responsibility. तो यही चीज़ बोली गई है इसमें. And what suggestion you can mention is that we need to just bolster the public health infrastructure so that in future there is no repetition of the same. और जो क्विबलिंग भी हो रही है स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में वो भी नहीं होनी चाहिए. दिस इज अनदर थिंग दैट यू कैन मेंशन इन योर आंसर रिलेटेड टू हेल्थ केयर, ताकि इस तरीके का कोई मिसट्रस्ट ना हो. और मिसट्रस्ट होता है तो आपको पता है दैट हैज़ अ बैड इम्पैक्ट ऑन दी रिजल्ट्स ऑन द ग्राउंड. तो ये हो गया इस पर्टिकुलर पेपर में, इस पर्टिकुलर साइड में. एंड द सेकेंड page you can see that this one, it is in the form of this question and answer. If you wish to read it you can, otherwise you can choose to ignore it. एक last article कर लेते हैं which is about the outdated nature of bureaucracy. This one, तो यहाँ पे दोबारा से कोरोना पैंडेमिक से रिलेटेड है, बट यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से पैंडेमिक ने जो ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी है उसको एक्सपोज किया है. और इस वजह से हमको ब्यूरोक्रेसी में ओवर रिलाई नहीं होना चाहिए. जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है ब्यूरोक्रेसी का उसको रिफॉर्म करना चाहिए. और जो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी है, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी इज द ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी. सो कुछ साल पहले एक क्वेश्चन भी आया था रिलेटेड टू वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी. तो आपको पता होना चाहिए वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी में एक ट्रेडिशनल हायरार्की होती है, टिपिकल हायरार्की होती है, क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड द हायरार्की इज सीन एज समवट रिजिड एंड यू कांट बाईपास दैट हायरार्की. तो इस तरीके की टेयरिंग होती है वेयर द एम्फोसिस ऑन एक्सपीरियंस इज एम्फोसिस ऑन द number of years you have behind you rather than some specialized function, and वो generalist type की bureaucracy है. So that way it is criticized कि bureaucracy fail हो गई है. Clear cut verdict है that it has been very ineffective in dealing with the pandemic, and that is why we need to get over that traditional structures that are represented by the Weberian bureaucracy. तो किस तरीके की गवर्नेंस होनी चाहिए, किस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए, दैट इज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स इन द कंट्री,
वो होने चाहिए, कोलैबोरेटिव होने चाहिए, बिकॉज हम ये नहीं कर सकते कि पूरा प्राइवेटाइज नहीं कर सकते. प्राइवेटाइज करोगे तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, सेक्टर्स हैं, उनका अपना मोटिव रहता है, एंड एज सच इंडिया कैन इल अफोर्ड. तो ज़्यादातर इंडियंस अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड एज सच इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पब्लिक अथॉरिटीज़ का कंट्रोल रहे, बट इतना कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि वो उस चीज़ को, पर्पस को डिफीट कर दे और जो सर्विस डिलीवरी है उसमें प्रॉब्लम हो. तो कोलैबोरेटिव गवर्नेंस होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल जो ऑथर ने एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से जो सिविल सोसाइटीज़ है, एनजीओज है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे. तो इस तरीके से हमारा कोलैबोरेटिव मॉडल हो सकता है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर हो, यहाँ पे साथ में प्राइवेट सेक्टर हो, सिविल सोसाइटी हो, एनजीओज एट्सेट्रा, ताकि सब साथ में आए. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्टीमेटली इट इज़ द वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी दैट इज कॉलिंग द शॉट्स, बिकॉज सबका इनपुट जरूरी है, सबका साथ जरूरी है, ताकि सबका विकास हो. तो इस वजह से जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें थोड़ा शिफ्ट करने की जरूरत है, और दिस इज द राइट टाइम. सो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन आवर ब्यूरोक्रेसी, ताकि हमारी अच्छी पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो. सो दिस इज दिस आर्टिकल अबाउट, एंड यू कैन मेंशन दिस इन योर GS2 में सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एक टॉपिक है, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि किस तरीके से हमारी सिविल सर्विसेज ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकती है, और आप एग्जाम्पल दे सकते हो ये कोविड पैंडमिक की किस तरीके से बहुत ज़्यादा जो इनकी एफिशिएंसी देखने को सामने नहीं आई. सो दैट इज समथिंग यू कैन मेंशन ओवर दैट. सो दैट्स ऑल फॉर द डे दोस्तों. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. Till then, take care, have a good day ahead. If you have any questions, you can let me know. Otherwise, make sure that you subscribe to the channel and don't forget to press the like button. So see you next time. Till then, take care.